वह बड़ी जोर से चिल्लाई थी कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और उसे बहुत तेज भूख लगी है। उसकी आवाज में जिद भी थी, बेबसी भी। सामने खड़े किडनैपर ने लापरवाही से उसके आगे साधारण सा खाना बढ़ा दिया, तो उसने तुरंत मुंह फेर लिया। रूठे हुए बच्चे की तरह बोल पड़ी कि वह ये सब नहीं खाती, उसे पिज्जा बर्गर खाने की आदत है। उसकी बात सुनकर किडनैपर ठहाका मारकर हंसा और ताना मारते हुए बोला कि वो यहाँ किडनैप होकर आई है, घूमने नहीं, जो उसकी हर फरमाइश पूरी की जाए। फिर भी वो चुप नहीं हुई, दर्द और गुस्से में चिल्लाती रही। तभी वहां खड़े सार्थक की नजर उस पर पड़ी। उसका मासूम सा चेहरा, दर्द से भरी आंखें और कांपती आवाज देखकर उसका दिल जैसे पिघल गया। अगले ही पल तारा फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू देखकर सार्थक घबरा गया और पास आकर नरमी से पूछा, क्या हुआ? क्या बर्गर के लिए रो रही हो? तारा ने सिर हिलाते हुए भर्राई आवाज में कहा, नहीं, उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, शायद पीरियड आने वाले हैं। ये सुनते ही नीरज ने आंखें घुमाई और हंसते हुए सार्थक से बोला कि तुझे इन सब का बड़ा पता है। लेकिन सार्थक का ध्यान अब किसी मजाक में नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ तारा की तकलीफ थी। उसने सख्त लहजे में कहा, वह जो भी मांग रही है सब लेकर आओ। ये सुनकर नीरज और अभय दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि सार्थक उसकी सेवा ऐसे कर रहा है जैसे वो उसकी पत्नी हो। सार्थक ने धीरे से तारा को बेड पर लिटा दिया, उसके माथे पर हाथ रखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, डरने की कोई जरूरत नहीं, आराम करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उसके इस स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी जिससे तारा का दिल थोड़ा शांत हुआ। तभी पीछे से किसी ने हंसते हुए कहा, एक काम और कर ले, सुहाग रात भी अभी मना ले। उसकी हर बात मान रहा है जैसे अपनी ही बीवी हो। ये सुनकर सार्थक की आंखों में गुस्सा चमक उठा। तभी सवाल उठा कि वही लड़की है ना जिसे वे लोग लेकर आए हैं, कहीं फिर से ये कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। नीरज ने भावुक होकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बस उन पर भरोसा रखे, उन्होंने पहले कभी गड़बड़ नहीं की तो अब क्यों करेंगे। जवाब में सार्थक ने आंखें छोटी करके उसे घूरा और कटाक्ष करते हुए बोला, बस वह एक काम बता दे जो उन्होंने ठीक किया हो। ये कहकर वह गुस्से में हंसता हुआ एक तरफ हो गया। कमरे का माहौल भारी हो गया। तभी सुरेश, जो काफी देर से चुपचाप सामने बैठा तारा के खूबसूरत लेकिन थके हुए चेहरे को देख रहा था, तंग आकर बोल पड़ा, ये अभी तक होश में क्यों नहीं आ रही? उसे तो लगता है कि उसे बेहोश करने के लिए कोई बहुत सख्त केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। कोने में बैठे रामनाथ भी बिना सोचे समझे हामी भर दी। सार्थक बस उन दोनों को गुस्से से घूरता रहा। उसे मन ही मन में लग रहा था कि इन लोगों से बेहतर तो वो किसी और प्रोफेशनल आदमी को पैसे देकर ये काम करवा लेता। कम से कम मामला खराब होने की टेंशन तो नहीं रहती। सब लोग आपस में बातों में उलझे ही थे कि अचानक एक मासूम मीठी सी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। क्या वे लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते? उसकी नींद खराब हो रही है। वह कल भी पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई थी और अब वे लोग ड्रामा किए जा रहे हैं। वह इस तरह बोल रही थी जैसे सामने बैठे लोग उसके दुश्मन नहीं बल्कि अपने ही लोग हों। उसकी बातें सुनकर सुरेश ने हैरानी से रामनाथ की तरफ देखा और धीमे से बोला, कहीं इसे नशा वसा तो नहीं दे दिया? तभी तारा ने आंखें खोलकर सबको घूरते हुए कहा कि चुप कर जाओ प्लीज, उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा है। इतना बोलते हो कि लड़कियों को भी पीछे छोड़ दिया है तुम लोगों ने। उसकी ये बेबाकी सुरेश को बुरी लगी। उसने खूंखार आवाज में धमकी दी, जुबान संभाल कर बात कर, वरना ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां से उसकी वापसी नामुमकिन हो जाएगी। तारा ने दर्द के बीच में हिम्मत दिखाते हुए तंज कसा कि पहले खुद तो गंदी जगह से उठ जाए। उसकी बात सुनकर सुरेश ने अनजाने में अपनी साइड में देखा। वहां एक बिल्ली सूसू कर रही थी। वह घबराकर एकदम खड़ा हो गया। उसकी हालत देखकर तारा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीमी लेकिन चुभती हुई आवाज में कहा कि बड़ा आया किसी को गायब करने वाला, खुद के कपड़े तो संभाल ले। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा सा छा गया। सार्थक बस तारा को देखता ही रह गया। उसके दिल में उसके लिए एक अजीब सा अपनापन, दर्द और खिंचाव एक साथ उमड़ रहा था। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि एक किडनैप की गई लड़की के लिए उसके दिल में इतनी बेचैनी चाहत क्यों जन्म ले रही है। लेकिन इतना तय था कि अब वह उसे यूं टूटते हुए नहीं देख सकता था। सार्थक उस वक्त बिल्कुल चुप था और सामने बैठी उस लड़की की एक एक हरकत को बड़े ध्यान से नोट कर रहा था। उसके चेहरे पर हद से ज्यादा मासूमियत थी, लेकिन उसकी जुबान कैंची से भी तेज चल रही थी। जैसे ही उसे अपनी तरफ उठी सार्थक की नजरों का एहसास हुआ, वह तीखे शब्द में बोल पड़ी, हेलो मिस्टर हीरो,
गुंडे की शक्ल वाले आदमी, आंखें नीचे करो वरना उंगली डालकर फोड़ दूंगी। फिर उसने अपने बंधे हुए हाथों की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, ये क्या हरकत है? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने अपने मैनिक्योर और पेडिक्योर पर कितना पैसा खर्च करती हूँ? जल्दी से ये रस्सियां खोलो। अगर मेरे हाथों पर जरा सा भी निशान पड़ा तो इस दुनिया में तुम्हें ऐसा मिटाऊंगी कि तुम्हारा नाम लेने वाला भी नहीं मिलेगा। उसकी बेबाकी सुनकर सार्थक ने सख्त आवाज में कहा, बहुत हो गया, अपनी जुबान बंद करो वरना काट कर कुत्तों को भी खिला दूंगा। पहले खाने के पैसे नहीं, ऊपर से धमकियां दे रहे हो। ये धमकी उसके डराने के लिए थी, लेकिन तारा कहाँ डरने वाली थी। उसने हमेशा की तरह इस बार भी उसकी बात को हवा में उड़ा दिया, उल्टा आंखें दिखाते हुए बैठी रही। उसी वक्त सार्थक के मोबाइल की घंटी बजी और वे कॉल सुनने के लिए कमरे से बाहर चला गया। अब तारा तीनों के सामने बैठी उन्हें ऐसे घूर रही थी जैसे वे तीनों उसके सामने कुछ भी न हो। उसने ठंडे लहजे में कहा कि आंखें नीचे करने की आदत मेरी नहीं है, जो करना है कर लो, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। सुरेश ने झल्लाकर अपने कानों को हाथ लगाया और बोला कि हे भगवान, ऐसी बदतमीज औरत उसने आज तक नहीं देखी। हमारे घर की औरतें ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती। इस पर तारा ने दांत भींचते हुए उसे ऐसी नजरों से देखा था कि वो सहम सा गया और बोली कि इसलिए तो आज तुम जैसे लोग मर्द बने घूम रहे हो। अगर मैं तुम्हारी पत्नी होती तो आज पता चलता कि तुम्हारी जुबान कैसे चलती है। उसके शब्दों में ऐसा जहर और आत्मविश्वास था कि तीनों एक पल को चुप हो गए। फिर तारा ने गुस्से में कहा, अभी इसी वक्त मेरी रस्सियां खोलो। और ये कहते हुए वह ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी। तीनों ने शोर से डरकर अपने कानों में उंगलियां डाल ली। तभी शोर सुनकर सार्थक वापस कमरे में आ गया। झुंझलाकर बोला, पागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या कर रही हो? तारा ने बिना डरे कहा, मेरे रस्सियों को खोलो। फिर से चिल्लाने लगी। आखिरकार सार्थक ने आगे बढ़कर उसकी रस्सियां थोड़ी ढीली कर दी। अब उसके हाथ पांव हिलने लगे थे, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी कलाई पर पड़े, हल्के से निशान पर गई, उसने जोरदार चीख मारी। उसकी चीख सुनकर सार्थक भी चौंक कर 2 कदम पीछे हट गया और गुस्से में बोला, आखिर तुम चीज क्या हो? इस पर तारा ने बड़ी अदा से अपने बालों को झटकते हुए कहा, वही जो तुम्हारी औकात से बाहर है। हालांकि उसके हाथ भी पूरी तरह आजाद नहीं हुए थे। सुरेश उसकी बेबसी पर दांत पीस रहा था और तारा उसे देखकर और ज्यादा गुस्सा कर रही थी। उसने मन ही मन तय कर लिया था, मौका मिला तो सबसे पहले इसी से हिसाब चुकाएगी। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, अभी मुझे ये बताओ कि तुम लोग मुझे यहाँ किस लिए लाए हो? अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पिता को कॉल करके पैसे मांगोगे और वो डर के मारे तुम्हें मांगी गई रकम दे देंगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि ये ड्रामा मैं पहले भी कर चुकी हूँ। फर्क बस इतना है कि तब किस्मत खराब थी और पकड़ी गई थी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मासूम मुस्कान आ गई। उसने बताया कि 1 साल पहले उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। तब उसने दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही किडनैपिंग का नाटक रचा था। पिता को फोन कर पैसे मांगे थे, लेकिन उसके पिता भीम सिंह कोई मामूली इंसान नहीं थे। उन्होंने तुरंत सच्चाई पकड़ ली। उस जगह पहुंच गए जहां उनकी बेटी आराम से खाना खाते हुए गाने सुन रही थी। उसके दोस्त डीजे बजाकर नाच रहे थे। उस दिन भीमसेन का गुस्सा ऐसा टूटा कि तारा को 1 महीने तक घर में कैद करना पड़ा। तब उसने अपने कानों को हाथ लगाकर कसम खाई थी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी, अपने पिता को धोखा नहीं देगी। लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग थे। आज वह सच में किडनैप हो चुकी थी। ये सोचते ही उसके दिल में पहली बार डर ने दस्तक दी। उसकी आंखों में पल भर को नमी आई, जिसे वह जल्दी ही छुपा गई। मगर सार्थक, जो अब दरवाजे के पास खड़ा उसे देख रहा था, उसकी पल भर की टूटन को साफ देख चुका था और ना चाहते हुए भी उसके दिल में उस तेज जुबान वाली मासूम लड़की के लिए एक अजीब सा खिंचाव और बेचैनी पैदा होने लगी। सार्थक ने उसे बेहद गंदे सख्त तरीके से घूरा तो तारा बिना कुछ कहे फिर से नीचे बैठ गई। उसके तेवर देखकर उसे भी समझ आ गया था कि इस वक्त मजाक की कोई गुंजाइश नहीं है। सार्थक ने ठंडी लेकिन चेतावनी भरी आवाज में कहा, किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश मत करना। और ये कहते हुए वह उसकी रस्सियां खोलने लगा। उसी पल उसके मोबाइल की स्क्रीन जगमगाई। जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा, उसकी आंखों में खून उतर आया। उसके भीतर गुस्से की एक तेज लहर उठी। उसका बस चलता तो वह अपने दोस्तों को जिंदा जमीन में गाड़ देता। गलत लड़की को किडनैप करके लाया गया था। ये एहसास उसे भीतर तक झकझोर गया। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था और शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वह इस बड़ी गलती को आखिर सुधारेगा कैसे?
वहीं दूसरी तरफ जब तारा कुर्सी से उठी तो कुर्सी पर पड़े लाल रंग के छोटे छोटे निशान उसकी नजरों में आ गए। उन्हें देखते ही वो बुरी तरह शर्मा गई और बिना कुछ बोले ही वहीं खड़ी रह गई। तभी सार्थक ने उसे दोबारा पकड़कर कुर्सी पर बैठा दिया। तारा हैरानी से उसकी शक्ल देखने लगी। इस बार उसने बहुत धीमी और शर्म से भरी आवाज में कहा कि उसे बहुत अर्जेंट है। सार्थक थोड़ा सा झुककर उसके कान के पास गंभीर शब्दों में बोल गया, क्या तुम्हारे पास इसका बंदोबस्त नहीं था? ये सुनते ही तारा की आंखें हैरानी से फैल गई और अगले ही पल उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया। पीछे खड़े नीरज को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और जलन के मारे वो बोल पड़ा कि ये मजनू उस लड़की के इतना पास क्या कर रहा है, पीछे खड़े होकर बात कर। लेकिन सार्थक ने उसे घूरते हुए कहा, अभी चुप रहो, जो मैं करने वाला हूँ वो तुम लोगों को जिंदगी भर याद रहेगा। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि नीरज एकदम शांत हो गया। सार्थक फिर से तारा की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या वो ठीक है? तारा ने मासूमियत से सिर हिलाकर मना कर दिया। सार्थक उसके लिए जरूरी सामान लेने कमरे से बाहर निकलने ही वाला था। पीछे से तारा की हल्की सी आवाज आई कि उसके लिए चॉकलेट भी लेकर आए, उसका बहुत मन कर रहा है। सार्थक एक पल को ठिठक गया, फिर उसे याद आया कि इस समय लड़कियों को चॉकलेट इतनी पसंद होती है। ये सोचकर वो बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। जबकि नीरज के तन बदन में आग लग चुकी थी, वो बड़बड़ाने लगा, उन्होंने उसे किडनैप करके लाया है, होटल में खाना खिलाने नहीं। वह सार्थक से बोला, वह उसके साथ जरूरत से ज्यादा फ्री हो रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं कि फिल्मों की तरह उसे पहली नजर में ही उससे मोहब्बत हो गई हो। नीरज की आंखों में जलन साफ झलक रही थी। उधर तारा ने हाथ हवा में लहराते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम, तुम जल्दी से इन्हें छोड़ो, इनसे मैं खुद ही निपट लूंगी। सार्थक उसकी अदा को देखकर कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। वह काफी देर से अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था। उसने इस लड़की को पहले कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। जैसे ही वो गाड़ी में जाकर बैठा, अचानक उसके दिमाग में एक झटका सा लगा और सारी तस्वीरें साफ होने लगी। उसे पूरा मंजर याद आ गया। ये वही लड़की थी जिसे वो पिछले 2 सालों से ढूंढ रहा था। यही तो वजह थी उसे पहली नजर में ही कुछ अजीब सा लगा था। यही वजह थी कि उसके दिल में उसके लिए ना चाहते हुए भी बेचैनी और खिंचाव पैदा हो गया था। और अब वह जान चुका था, ये किडनैपिंग नहीं बल्कि किस्मत की सबसे बड़ी उलझन थी जो उसे इस लड़की तक खींच लाई थी। उसकी जुबान लगातार चल रही थी, मगर तारा के किसी भी सवाल का वह जवाब नहीं दे पा रहा था, जैसे शब्द उसके गले में ही अटक गए हों। अभी अभी जब वो उसके बेहद करीब आया था तो उसे वही जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई, वही खुशबू जो उसके दिल के किसी कोने में बीते 5 सालों में कैद थी। तारा पिछले 5 सालों से एक ही परफ्यूम इस्तेमाल करती आ रही थी और वह उसी खुशबू से बुरी तरह जुड़ चुका था। इतना कि कई रातें उसने उसी याद में जागते हुए बिता दी थी। उसे कभी अंदाजा नहीं हुआ था एक खुशबू उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। सार्थक के बाहर जाते ही कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। नीरज और उसके दोस्त फिर से तारा के सामने कुर्सी खींचकर बैठ गए। उनके चेहरे पर नकली सख्ती और आंखों में लालच साफ झलक रहा था। दीदी, तुम हमें एक बात तो बता दो। सुरेश के मुंह से जैसे ही दीदी शब्द निकला, तारा तड़प उठी और उसने तीखी नजरों से उसकी तरफ देखा। मैं तुमसे पूरे 5 साल छोटी होंगी, खबरदार जो मुझे खुद से बड़ा बनाया। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और बेबसी भी। अरे दीदी, ये सब छोड़ो, हम तो तुम्हारी इज्जत करते हैं, तभी तो दीदी कह रहे हैं। अब ये बताओ, तुम्हारे पिता कितने अमीर हैं? अगर हम उनसे 1 करोड़ मांगे तो क्या वो हमारी झोली में डाल देंगे? सुरेश की बात सुनकर तारा ने उसे ऐसी नजर से घूरा, वह नजरें चुराने पर मजबूर हो गया। मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरे पिता मेरी वजह से तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। लेकिन हाँ, अगर मैंने उन्हें फोन किया तो अगले 1 घंटे में यहाँ होंगे और तुम सबको सलाखों के पीछे पहुँचा देंगे, क्योंकि मैं इस शहर के डीएसपी की बेटी हूँ। उसकी बात सुनते ही सूरज और सुरेश ठहाका लगाकर हंस पड़े। अरे बस बस, ये कहानियाँ किसी और के सामने जाकर सुनाना। हमें पता है तुम्हारे पिता कोई छोटा मोटा बिजनेस करते होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें डीएसपी बना दो। इस बार तारा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर पेट में उठते हुए दर्द की वजह से वो मुस्कान भी गायब हो गई। वह समझ चुकी थी कि इन्होंने सच में गलत लड़की को किडनैप कर लिया है। उसी वक्त सार्थक सामान लेकर वापस आया, लेकिन सूरज ने बिना कुछ सोचे उसके हाथ से थैला झपट लिया और जैसे ही उसने उसे खोला, उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। सामान हाथ से छूटकर नीचे फैल गया। तारा ने शर्म और दर्द से गर्दन घुमा ली।
अरे भाई, ये तो गजब हो गया। ये कब हुआ, कैसे हुआ? हमें तो बताओ, हम पूरी मदद करेंगे। जरूरत पड़ी तो इलाज के लिए अपना गुर्दा भी बेच देंगे। सूरज की बकवास पर सार्थक भड़क उठा। फालतू बातें मत करो और ये सब मुझे दो। बेवकूफ इंसान, ये मेरे लिए नहीं, ये इसके लिए है। कहते हुए उसने तारा की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। नीरज तिलमिला उठा था। हमारे लिए तो कभी 2 रुपए की टोपी भी नहीं लाए, और इस लड़की के लिए चॉकलेट और ये सब। मुझे तो लग रहा है इस रफ्तार से तो अगले घंटे तुम इसके साथ सुहागरात भी मना लोगे। अपनी जुबान संभाल कर रखो, वरना यहीं बाहर घसीट दूंगा। सार्थक की आवाज में गुस्सा और पछतावा दोनों थे। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। हमने गलत लड़की को किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही सूरज और नीरज के चेहरे सफेद पड़ गए। दोनों ने एक साथ तारा की तरफ देखा। उसकी मासूम आंखें दर्द डर से टिमटिमा उठी। क्या मैं अपने डीएसपी पिता को फोन करूं? उसके होंठ कांप रहे थे। दोनों ने बेकाबू होकर हाथ जोड़ दिए। सार्थक ने बिना कुछ कहे सामान तारा के हाथ में दिया और दोस्तों को बाहर निकलने का इशारा किया। फिर खुद भी कमरे से बाहर चला गया। बाहर जाते हुए वह हल्का सा मुस्कुराया। हीरो, कहीं तुम लोगों ने कमरे में कैमरे तो नहीं लगा रखे? फिक्र मत करो, हम इतने घटिया भी नहीं हैं। उसकी मुस्कान अनचाही गहरी हो गई थी, क्योंकि अब वो समझ चुका था ये सिर्फ एक किडनैपिंग नहीं था। ये उसकी जिंदगी से दोबारा टकराने वाली वही लड़की थी जिसे वो 5 सालों से हर भीड़ में ढूंढता रहा। और शायद यही शुरुआत थी उस कहानी की, जिसमें दर्द, पछतावा, डर और एक धीमे धीमे अपनापन, रोमांस अब एक साथ उसकी सांसों में घुलने वाले थे। कि ये वही लड़की थी जिसकी तलाश में वो मारा मारा फिर रहा था। इस सच्चाई के एहसास के बाद से ही उसकी मुस्कुराहट उसके होठों से अलग नहीं हो रही थी, जैसे किसी ने उसके दिल से बरसों पुराना बोझ उतार दिया हो। सूरज और नीरज जब लगातार उसे यूं ही बेवजह मुस्कुराते हुए देखते रहे तो हैरानी में एक दूसरे को घूरने लगे। यार, इसे क्या हो गया है? कहीं सच में तो इसे इस बेवकूफ लड़की से प्यार तो नहीं हो गया? नीरज ने धीरे से कहा, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मुझे तो बस यही टेंशन है, अगर इसने हमारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट कर दी या फिर इसका डीएसपी बाप यहाँ आ गया तो हमारी तो वाट लग जाएगी। किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे। दरअसल उनका एक दोस्त चंद्रपाल शहर गया हुआ था, जिसके खिलाफ उसकी क्लास फेलो ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, और वह उसी वक्त जेल में बंद था। ऊपर से चंद्रपाल के खिलाफ पहले से ही 8वीं रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। इसी वजह से उसके पिता ने साफ मना कर दिया था कि अब उसकी जमानत के लिए वह कोई कदम नहीं उठाएंगे और जो करना है अपने नालायक दोस्तों के साथ मिलकर खुद करे। इसी घबराहट में इन लोगों ने फैसला किया था कि उस लड़की को किडनैप करेंगे जो केस वापस लेने के लिए वजह बनी थी, और उसे डराकर धमकाकर चुप करा देंगे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और यहाँ आकर उन्होंने बवाल काट दिया था। गलत लड़की को उठा लाए थे। थोड़ी देर बाद सार्थक का मोबाइल फिर से बज उठा। यार, इसके रिश्तेदार भी कमाल के हैं, हर वक्त फोन बजाते रहते हैं। उसने झुंझलाकर कॉल उठाई और तभी एक और धमाका हुआ। उसका दोस्त चंद्रपाल जेल से बाहर आ चुका था। आखिरकार उसके पिता का दिल पसीज गया था। बाहर सब कुछ सुलझता हुआ दिख रहा था, मगर अंदर तारा बैठी उनके अगले कदम का इंतजार कर रही थी। उसे बचपन से ही एडवेंचर का शौक था, और ये पूरी घटना भी उसे किसी अजीब से रोमांचक जैसी लग रही थी। मगर अब उसका शरीर जवाब देने लगा था। तुम लोग आखिरकार कब तक मुझे यहाँ पर बैठा कर रखोगे? और मुझे यहाँ लाने का मकसद क्या था? अब साफ साफ बता दो, क्योंकि अब मैं बोर हो रही हूँ। उसकी आवाज में अब पहले जैसी चुस्ती नहीं थी। बुखार की वजह से उसका चेहरा लाल हो चुका था और आंखों में थकान उतर आई थी। अब हम तुम्हें और यहाँ नहीं रखेंगे, तुम बस अपना घर बता दो, मैं खुद तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। सार्थक ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, जैसे उसकी आंखों में झांकने से वो डर रहा हो। अरे वाह, इतनी देर के लिए तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया था और अब ऐसे ही छोड़ दोगे? ये क्या बात हुई? तारा ने हल्की सी तंज भरी हंसी के साथ कहा। तभी सूरज आगे बढ़ा और शर्मिंदगी के साथ माफी मांगते हुए पूरी कहानी सुना दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तुम्हें घर छोड़ने जाए और तुम्हारे पिता हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दे? उसने डरते हुए पूछा। तुमने मेरी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दी। फिक्र मत करो, मेरे पिता ऐसे नहीं हैं। मुझे नहीं लगता उन्हें अभी ये भी पता होगा कि मैं घर पर हूँ या नहीं। ये कहते तारा की आवाज अचानक भर गई और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। सार्थक ये सब चुपचाप महसूस कर रहा था। तभी अचानक तारा की नजर अपने हाथों पर पड़ी और वह चीख पड़ी। ये क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तीनों एक साथ बोल उठे। मेरी अंगूठी, मेरी मंगनी की अंगूठी गुम हो गई। उसके शब्दों में घबराहट और डर दोनों थे।
सूरज और नीरज जमीन पर आंखें गड़ाए उसे ढूंढने लगे, मगर सार्थक अपनी जगह पर जैसे पत्थर का हो गया था। मंगनी, ये शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह बजा। उसने बेकाबू होकर तारा के चेहरे की तरफ देखा, जहां घबराहट साफ झलक रही थी। उसकी आंखें बता रही थी ये अंगूठी उसके लिए कितनी कीमती थी। अगर अंगूठी इतनी जरूरी थी तो उसे पहनाने वाला उसके लिए कितना खास होगा। ये सोचकर सार्थक का सीना अजीब दर्द से भर गया। उसने गुस्से और बेचैनी में अपनी मुट्ठियां भींच ली और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। अरे हमारे बॉस को क्या हो गया? उसे वापस बुलाओ। इस लड़की की अंगूठी ढूंढनी ही पड़ेगी, वरना ये हमें चीख चीख कर पागल कर देगी। सूरज ने पीछे से आवाज लगाई, मगर सार्थक सीधा गाड़ी लेकर अपने घर पहुंच गया। उसने रास्ते में सूरज को समझा दिया कि तारा को उसके घर सुरक्षित छोड़ दो। उधर तारा पूरे रास्ते उन तीनों से बातें करती रही, हंसती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और जाने कब उसने उन तीनों को अपना भाई मान लिया। जबकि कहीं दूर सार्थक के दिल में एक अनजाना दर्द चुपचाप जगह बना चुका था, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि ये पछतावा था, अधूरा आकर्षण था, या फिर किसी ऐसी कहानी की शुरुआत जिसका अंजाम अभी किसी को भी पता नहीं था। जब तारा अपने घर पहुंची तो सूरज की आंखें हैरानी से फैल गई। ऐसा नहीं था कि वह खुद किसी छोटे या साधारण घर से ताल्लुक रखता था। वह भी एक मिडिल क्लास परिवार से था। उसके पिता सरकारी अफसर थे, मगर तारा की हवेली देखकर उसे पहली बार अमीरी का असली मतलब समझ में आया। ऊंचे दरवाजे, फैला हुआ आंगन, चारों तरफ सन्नाटा और शान, जैसे ये घर नहीं बल्कि किसी रईस की खामोश कहानी हो। तारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम लोगों को चाय पानी पिलाती हूँ। मगर सूरज ने तुरंत हाथ जोड़ दिए, नहीं नहीं दीदी, आज बहुत हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी सब सुनते ही तारा ने गुस्से में होंठ फुला लिए और आंखें तरेर कर उसे देखा। फिर झट से गाड़ी से उतर गई और हाथ हिलाते हुए बोली, ठीक है जाओ, फिर मत कहना कि तारा ने खातिरदारी नहीं की। तीनों दोस्त मुस्कुराते हुए गाड़ी मोड़कर निकल गए। तारा वहीं खड़ी उनकी गाड़ी को दूर तक जाता देखती रही, जब तक वह उसकी आंखों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गए। उसी पल न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। बिना चाहे उसके दिमाग में सार्थक का चेहरा उभर आया। वह अजीब इंसान था, न ठीक से बात करना जानता था, न किसी की आंखों में आंखें डालकर देख पाता था, जैसे दुनिया से नाराज हो या फिर किसी गहरे दर्द को सीने में दबाए बैठा हो। तारा ने खुद को झिझकते हुए सिर झटका। हवेली के अंदर कदम रख दिए, तभी सामने से माधवी देवी की तीखी आवाज आई, मिल गई मेरी बच्ची, आखिरकार आवारागर्दी से फुर्सत मिली। तारा एक पल को रुक गई, कुछ कहना चाहती थी लेकिन खुद को रोक लिया, मगर शायद आज उसके भीतर जमा सारा जहर बाहर निकलने को बेताब था। माधवी देवी बिना रुके बोलती रही, मैंने तुम्हारे पिता को कितनी बार समझाया है, इस लड़की को थोड़ी लगाम डाल दें। अगर ऐसे ही चलता रहा, एक दिन हमें समाज के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। तब तारा का सब्र टूट गया। उसने पलटकर बेहद ठंडी मगर चुभती आवाज में कहा, आपको मुझे लगाम डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी बेटी पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको पता भी है वह इस वक्त कहाँ है? शहर की सबसे बदनाम जगह पर दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। कल उसकी तस्वीरें अगर मीडिया तक पहुंच गई तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए बेहतर होगा कि मेरी जिंदगी से अपनी नजरें हटाकर अपनी बेटी की फिक्र करे। इतना कहकर वह रुकी नहीं, भारी कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसका दिल चाह रहा था कि वह चीख चीख कर रोए, अपने अंदर जमा दर्द को बाहर निकाल दे, मगर वह उस औरत के सामने अपने आंसुओं को कमजोर नहीं बनाना चाहती थी। कमरे में पहुंचते हुए वो बिस्तर पर ढहसी गई, तकिए को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। बचपन की सारी यादें एक एक करके उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। वह सिर्फ 10 साल की थी जब उसकी माँ एक कार एक्सीडेंट में दुनिया छोड़ गई थी। माँ की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। तारा ये सब पहले से जानती थी। उसने अपनी माँ और मौसी की बातें कई बार चुपचाप सुनी थी। माँ अक्सर अपने पति की बेरुखी पर आंसू बहाया करती थी और तारा धीरे धीरे अपने पिता से दूर होती चली गई। माँ के जाने के बाद माधवी देवी घर में आई और घर का माहौल बदल गया, मगर उसके पिता कभी नहीं बदले थे। वह हमेशा मजबूत बनकर खड़े रहे। एक बार उसकी सौतेली बहन ने उसका कमरा छेड़ने की कोशिश की थी तो तारा ने पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया था। तब उसके पिता उसके साथ खड़े थे, मगर वक्त के साथ साथ वो भी माधवी देवी के पाले में चले गए। तारा उनकी नजरों में जिद्दी, बदतमीज, कमीनी औलाद बनती चली गई। एक बार बिना किसी गलती के ही माधवी ने उस पर इल्जाम लगाया
तारा ने जानबूझकर वही गलती कर दी। आंखों में आंखें डालकर कहा, जब बिना वजह इल्जाम लग ही गया है तो उसे सच बना लेने में क्या ही बुराई है। माधवी बस उसे देखती रह गई, क्योंकि वह जानती थी इस लड़की को काबू करना आसान नहीं। भीम सिंह अपने बिजनेस और नौकरी में इतने उलझे रहते थे, बेटी के लिए उनके पास वक्त ही नहीं था, और जब कभी फुर्सत मिलती तो वह अपने सौतेले बच्चे के साथ वक्त बिताते। कुछ महीने पहले ही उन्होंने तारा की मंगनी अपने दोस्त के बेटे निशांत से तय कर दी थी। निशांत गंभीर मिजाज का था, उसे चुलबुली लड़कियां पसंद नहीं थी और तारा को उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसे लगता था निशांत एक ऐसी पत्नी चाहता है जो पूरी जिंदगी उसकी गुलाम बनकर रहे, और तारा ये कभी नहीं कर सकती थी। मगर पिता की इज्जत, घर की रस्मों के आगे उसने हामी भर दी थी, क्योंकि उनके परिवार में जुबान देकर की गई मंगनियां कभी भी नहीं टूटती थी। अगले दिन उसे निशांत के साथ लंच पर जाना था और शादी की बातें करनी थी। सोच सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। रात भर उसे नींद नहीं आई। वह यूं ही मोबाइल स्क्रॉल करती रही, तस्वीरें देखती रही। तभी मनाली की एक तस्वीर पर उसकी नज़र ठहर गई। उसके दिमाग में जैसे बिजली कड़क गई। उसका जिस्म झटके से कांप उठा और वह उठकर बैठ गई। अरे, ये तो वही है, वही लड़का जिसकी जान उसने सालों पहले बचाई थी। सार्थक का ख्याल आते ही उसके होठ अनजाने में मुस्कुरा उठे। उस दिन उसका चेहरा जख्मों से भरा हुआ था, पहचानना मुश्किल था, और वह आज बिल्कुल बदल चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर किस्मत का कोई अधूरा खेल? क्या उसे सच में सार्थक से मोहब्बत होने लगी थी? क्या वह अपनी तयशुदा मंगनी तोड़ने के बारे में सोच रही थी, या फिर ये बस एक बीती हुई याद थी जो आज फिर उसकी जिंदगी में हलचल मचा रही थी? सवाल बहुत थे, जवाब कोई नहीं था, और तारा पहली बार अपने ही दिल से डर रही थी। और अब जाते जाते दिल से बस इतनी सी गुजारिश है, आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हो, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके लिखे हर नाम मुझे अपना सा महसूस होता है, जैसे कोई अनकहा रिश्ता और गहरा हो गया हो। मेरी कहानियों को समय देने, लाइक करने और आगे बढ़ाने वाले आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो या मन में हल्की सी नमी और सुकून भर दिया हो, तो बस इसे लाइक कर दीजिए और उन दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जिन्हें एहसासों की इस तरह की कहानी पसंद है। और अगर अभी तक आपने इस छोटे से परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर सब्सक्राइब मेरे लिए एक भरोसा, एक मुस्कान, थोड़ा सा प्यार होता है। हम फिर मिलेंगे कल एक और कहानी के साथ। तब तक अपना स्नेह बनाए रखें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।